डोनेस्क में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग। वॉर जोन से यह बड़ी खबर है। रूस के पोस्ट पर मैनपैड से हमला हुआ है। 24 घंटे में रूस के 1370 सैनिकों की मौत। यूक्रेनी फोर्स की तरफ से दावा किया गया है रूस को 24 घंटे में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ये देखिए आप। Knock, knock, mother. और एक और बड़ी खबर, वॉर फ्रंट से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। रूस की मिसाइल का फाइटर जेट से पीछा किया गया है। यह देखिए तस्वीर F-16 से रूस की मिसाइल को मार गिराने का दावा किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और रूस यूक्रेन वॉर को लेकर एक और बड़ी खबर, रूस की मिलिट्री फैसिलिटी पर बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन ने फ्लैमिंगो मिसाइल से हमले को अंजाम दिया। हमले में रॉकेट प्लांट को भारी नुकसान की खबर है। यह देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। फ्लैमिंगो मिसाइल से यह हमला हुआ है। यूक्रेन ने हमले को अंजाम दिया। रूस की मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। और वहीं कोलंबिया में विद्रोही गुट और सैनिकों के बीच झड़प की खबर आ रही है। कोलंबिया से बड़ी खबर, कोलंबिया मरीन्स और विद्रोही गुट के बीच फायरिंग। ये देखिए आप तस्वीरें, फायरिंग का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, कोलंबिया की तस्वीरें हैं जहां पर विद्रोही गुट और सैनिकों के बीच झड़प। सुनिए आप जरा, आमने सामने फायरिंग की आवाज। अभी अभी इजरायली हमलों के बाद दहल गया है दक्षिणी लेबनान। यह बड़ी खबर आपको बताएं, जो लेबनान पर हमला हुआ इजरायली हमलों का सबसे खौफनाक मंजर। यह देखिए आप तस्वीरें, मलबे में तब्दील हुई है रिहायशी इलाकों की इमारत। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा, और इस हमले में बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर से इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। यह तस्वीरें आप देखिए, इस हमले में बच्चे भी मारे गए, बच्चों की मौत हुई है। 7 लोग मारे गए ताजा हमले में। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान के देर अल जहरानी पर भीषण हमला हुआ है। इजरायली सेना ने शुरू किया हमलों की नई वेव, या हमलों की नई लहर है। यह देखिए आप, हवाई हमलों के बाद दहल गया है दक्षिणी लेबनान का इलाका। हमले के बाद तबाही का दिल दहला देने वाला यह मंजर आप देखिए। इजरायल का दक्षिण की तरफ बड़े हमले का ऐलान। तस्वीरें आप देखिए। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है। आधी रात को रिहायशी इलाके पर हुआ है यह हमला। आईडीएफ का घनी आबादी वाले इलाके पर बमबारी का दावा। हवाई हमले में कई आवासीय इमारतें जमींदोज हो गई हैं। मलबे में दबे दर्जनों लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 तस्वीरें आपके सामने। ताजा हमला इजरायल की तरफ से जो दक्षिणी लेबनान में हुआ, एक बार फिर से लेबनान पर हमले की शुरुआत कर दी गई है। बारूद बरसाना इजरायल ने शुरू कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी वार्निंग। क्या है ये वार्निंग, देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर सकता है अमेरिका। ईरान पर लगे सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध, ये ट्रंप की तरफ से वार्निंग दी गई है। हमले का 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ जवाब देंगे अगर ईरान की तरफ से कोई भी अमेरिकी बेसिस पर हमला किया गया। ट्रंप ने तेहरान को सीधी सैन्य धमकी इस बार दी है। और वह ईरानी हमलों के डर से डियागो गार्सिया शिफ्ट हुई है। अमेरिकी नेवी ईरानी मिसाइलों की पहुंच से दूर। अमेरिका का नया हब डियागो गार्सिया। ये देखिए आप, मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए भी आपको समझा रहे कि ईरान से कितनी दूरी पर इसको शिफ्ट किया गया। कहां पर है डियागो गार्सिया, आप देखिए, जहां पर ब्लिंक, जो रेड सर्कल जहां पर ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ रहा है। करीब 4000 किलोमीटर दूर डियागो गार्सिया ठिकाना बन गया यूएस नेवी का। बहरीन बेस पर ईरानी हमले से सप्लाई संकट गहरा गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की सप्लाई पर भी असर पड़ा।
तो डियागो गार्सिया शिफ्ट हो गई अमेरिकी नेवी। ये खबर क्या है पूरे आप मायने समझिए। ईरानी हमलों के डर से डियागो गार्सिया शिफ्ट हुई है अमेरिकी नेवी। ईरानी हमले के बाद यूएस नेवी का नया लॉजिस्टिक्स हब बना है डियागो गार्सिया। ईरान की पहुंच से बाहर है क्योंकि 4000 किलोमीटर दूर है डियागो गार्सिया, जहां पर नेवी को शिफ्ट किया गया है। ब्रिटेन में एंडी बर्नहम के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका को यह बड़ी मदद सीमित रक्षात्मक उपयोग की शर्त पर डियागो गार्सिया बेस की इजाजत दी गई है। जमीनी बेस तबाह होने से एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवल नाकाबंदी प्रभावित हुई है। ईरान की मिसाइल क्षमता से डियागो गार्सिया पर भी हमले का बड़ा खतरा है। और मेजर जनरल सुधाकर सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर डियागो गार्सिया शिफ्ट कर दिया गया है, जो अमेरिकी नेवल बेस है। क्या लग रहा है सर आपको? एक तरफ अमेरिका की तरफ से ब्लॉकहेड बढ़ाने की खबर आ रही है, एक तरफ अमेरिका वार्निंग दे रहा है ईरान को, और दूसरी तरफ काफी दूर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका क्या डर गया है क्या ईरानी हमलों से? नहीं, डरा नहीं है करुणा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया, और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं ऑगस्टिन साहब, उनको भी शुभकामनाएं, आपको व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। मेरे विचार के मुताबिक ये डरने की बात नहीं है। लड़ाई में आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये जो पिटाई हो रही है अमेरिका का, अभी 19 बेसेस थे मिडल ईस्ट में, 19 के 19 का धजिया उड़ा दिया है ईरान ने। वो रिटेलिएशन फायर के वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ है, बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स नुकसान हुए हैं। तो अगर ये एक मान लीजिए एक मिसाइल से एक एयरक्राफ्ट कैरियर या कोई फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर, एक डिस्ट्रॉयर का कीमत होता है 4 बिलियन से 12-14 बिलियन डॉलर, और एक मिसाइल का कॉस्ट होता है मुश्किल से 1 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा ईरान के लिए। तो ये जो कॉस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट रेशियो है, उससे काफ़ी नुकसान होने का खतरा है, नंबर 1। नंबर 2, ये कुछ बड़े रकम का लड़ाई करने जा रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा विड्रॉ करके आउट ऑफ रेंज जाके डियागो गार्सिया में बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ महीना पहले 40 दिन के लड़ाई में ईरान ने अपना जो रिटेलिएशन की जो रेंज है, ये डियागो गार्सिया में एक्यूरेटली हिट किया था। ठीक है। और साथ ही टर्की में भी एक बेस है, वहां पे भी सर आपको ये अमेरिका की नई स्ट्रेटेजी का हिस्सा लग रहा है। फिर आऊंगा सुधाकर सर, विनोद ऑगस्टिन सर, मैं आपको अब यहां पर ज्वाइन इन करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा, दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने एक बार फिर से स्ट्राइक्स शुरू कर दिए, हमले शुरू कर दिए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दे दी है कि बहुत जल्द जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो अमेरिका का हिस्सा होगा, यानी अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा, ये कहा जा रहा है। और इधर डियागो गार्सिया शिफ्ट कर दिया गया है अमेरिकी नेवल बेस। क्या इन सबको आप एक साथ जोड़कर देख रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आ रही है? देखिए, एक ट्वीट से हॉर्मुज आपका नहीं हो जाता है। हाँ। या किसी इलेक्शन स्पीच से हॉर्मुज आपका नहीं हो जाता है। मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा। अभी मैं जस्ट बिफोर कमिंग टू योर दिस थिंग, मेरे फीड में आया था जी। ये अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल से 2 यूएई के एडनॉक के जो ऑयल टैंकर्स हैं उस पे ईरान ने अटैक कर दिया है। ठीक। 2 एडनॉक के ऑयल टैंकर पे। तो हॉर्मुज कहां से आपका हो गया? पहली बात। और दूसरी बात, आप ऐसे बैठ के ट्वीट खेलेंगे और हॉर्मुज आपका हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? और सर ने बिल्कुल जो बात सर का आगाज किया, मैं उसको अंजाम तक ले जाना चाह रहा हूं। देखिए, बहुत बुरी तरीके से पिटा है और इसने यूएसए को एक्सपोज कर दिया है। अगर ईरान जैसा देश, जिसके पास ऐसा माना जाता है कि जिसके पास का आधुनिक हवाई जहाज और बाकी चीजें नहीं है, आधुनिक नेवी नहीं है, उसी ने इनको भागने से मजबूर कर दिया, तो बाकी देश अगर इन पे हावी हो गए तो वो करेंगे क्या? They have exposed USA। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, यानी फिरोज सर आपने बड़ी बात कही कि अमेरिका यहां पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, और अमेरिका की रणनीति कम, लेकिन अमेरिका भागा है एक तरह से ईरान से काफी दूर, 4000 किलोमीटर दूर। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है? हॉर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी, जल्दी हॉर्मुज अमेरिका का हिस्सा होगा। ये आप देखें, ये 4 बड़ी खबरें ईरान को हराने के बाद इस बात का ऐलान करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी सेना का पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ये बोल रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अलग है। जो अभी इस वक्त
हमने खबर भी दिखाई अमेरिकी बेस को शिफ्ट करने की, और विनोद सर और सुधाकर सर ने जिस तरह से इस खबर को इंटरप्रेट किया, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि ये कमी भी दिखा रहा है, ये कमजोरी भी बता रहा है यूएसए की। Hormuz Strait, a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring. तो बहुत जल्द अमेरिका कब्जा होगा तो होर्मुज पर कब्जे की जो जंग है, पूरी इंफॉर्मेशन सीधा बिग वॉल का रुख कर रहे हैं। ये है आपके सामने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसको सर्कल करके हम दिखा रहे हैं। तो क्या अमेरिका होर्मुज पर कब्जे का प्लान अब तैयार कर रहा है, और क्या अब जो होगा वो एकदम डिसाइसिव होने वाला है? क्या अमेरिका होर्मुज पर जंग करने जा रहा है? क्या जंग और ज्यादा अब विध्वंसक होने वाली है? क्या अमेरिका होर्मुज में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा? हालांकि ये बहुत सुसाइडल भी अमेरिका के लिए हो सकता है अगर अमेरिका इस बारे में सोच भी रहा है। और क्यों ट्रंप ने पहले होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल होने का दावा किया? पहले से भी आपको याद होगा ट्रंप बार बार बोल चुके हैं कि अमेरिकी नेवी का फुल कंट्रोल हो गया है, वहां पर अमेरिकन डिप्लॉयमेंट है। और अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्द पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, यानी कि ये जो बयान है पहले के, उससे में भी एक बड़ा अंतर है। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर ट्रंप के बयान से भड़क गया ईरान। होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरान का है और रहेगा, यह ईरान की तरफ से कहा है। और किसने बयान दिया? ईरान के विदेश मंत्री गरीबाबादी की तरफ से अमेरिका को यह चेतावनी। सोशल मीडिया पोस्ट और भाषण से नहीं जीता जाता है होर्मुज, यह भी गरीबाबादी की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से यह जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, जो उनकी तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा करने की बात कही गई। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कायम रहेगा। ईरान तय करेगा कब खुलेगा, बंद रहेगा, क्या होगा, यह सब कुछ ईरान तय करेगा होर्मुज के बारे में। ट्रंप की धमकी के बावजूद ईरान का होर्मुज पर दावा, अमेरिकी रणनीतिक हार स्वीकार करने तक नाकाबंदी रहेगी, यानी कि ईरान भी टस से मस होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान के उप विदेश मंत्री गरीबाबादी ने ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। तो होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का बहुत बड़ा दावा, होर्मुज कब खुलेगा या बंद रहेगा, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? ईरान ये तय करेगा। होर्मुज पर केवल ईरान का ही अधिकार होगा और नियंत्रण कायम रहेगा। अमेरिका अपनी भारी और रणनीतिक हार को अब स्वीकार कर ले, यह भी गरीबाबादी की तरफ से कहा गया। होर्मुज पर ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी का यह बहुत बड़ा दावा, अमेरिका के हार स्वीकार करने तक होर्मुज की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान ने अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने के ट्रंप के दावे को नकारा है। मेजर जनरल सुधाकर सर, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लगातार अप्रूवल रेटिंग अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा कम हो रही है, 35% या उससे भी नीचे आ गई है, लगातार विरोध हो रहा उनके फैसले का, कुछ तो ऐसी स्टेटमेंट चाहिए, कोई तो ऐसा दावा चाहिए ताकि वो खुद को अपनी इमेज को बचा पाए। क्या उसी से जोड़कर ये बयान देखें? देखिए करुणा, आपकी बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सही मुद्दे पे आप उंगली लगाए हैं। लेकिन इसका अगर टाइम आपके पास है, 2-3 पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। मिड टर्म इलेक्शन इज राउंड द कॉर्नर, 2 महीने से भी कम अभी टाइम है। इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कुछ कह रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी से अगर जीत होती थी तो ये ईरान आके लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा करना चाह रहे हैं, जैसे कह रहे कि यूएस का हो जाएगा, ये तब होगा जब बुट्स ऑन ग्राउंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ज्योग्राफी ईरान के फेवर में है। यह मकराना कोस्ट का एक एक्सटेंशन है। मकराना कोस्ट पूरा विश्व में जाना जाता है, पूरा डीप सी पोर्ट के लिए सबसे बेहतरीन पोर्ट्स होते हैं। और एक तरफ ईरान की तरफ पूरा स्टीप कटिंग है, ये करीब 200 मीटर से लेके 2000 मीटर का कटिंग गॉर्जेस होते हैं ये। तो उसको इस तरफ स्केल करना आसान नहीं है। जब तक एयरबोर्न ऑपरेशन या ग्राउंड ट्रूप्स जहाज से, एम्फीबियन प्लेटफॉर्म से चढ़ के ऊपर नहीं जाते हैं, हाथ से हाथ फाइटिंग नहीं होती है, हैंड टू हैंड फाइट, जब तक ईरान के IRGC को हराते नहीं हैं,
तब तक इससे क्या होगा, इससे होगा बॉडी बैग्स बहुत सारे लेने पड़ेंगे, ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो इसीलिए डिसाइसिव विक्ट्री के लिए उनको बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है। बूट्स ऑन ग्राउंड को बिल्कुल सर, और आपने बहुत सही जगह ये पॉइंट रेज भी किया है, क्योंकि पहले 40 दिन का युद्ध और इसके बाद करीब 2 हफ्ते का युद्ध और अमेरिका को कितना नुकसान और उसके बेसिस पर कैसे ईरान ने बारूद बरसाया और बैकफुट पर भी आना पड़ा एक तरह से, ये तो हमने देखा। तो क्या इतनी बड़ी हिमाकत कर पाएगा अमेरिका, ये भी देखना होगा। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में यूएई के शिप पर हमला हुआ। इस बार यूएई की कंपनी एडनॉक के शिप पर यह हमला हुआ है। ऑयल टैंकर पर ईरान ने दागे हैं ड्रोन्स, हमले से शिप के हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए आप तस्वीर, आपको हम वही दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही कि होर्मुज स्ट्रेट में यूएई के शिप पर हमला हुआ है। ऑयल टैंकर पर ईरान की तरफ से ड्रोन्स दागे गए हैं। आपको बता रही कि लगातार ईरान की तरफ से जो ब्लॉकेट है वो बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। यूएई के ऑयल टैंकर पर हमले को लेकर ईरान का बहुत बड़ा दावा। यूएई के शिप पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें, पहली बार स्टेल्थ अंडर वाटर ड्रोन से हमला किया गया है। अजदार सी ड्रोन से 2 टैंकर्स पर निशाना लगाया गया ईरान के हमले पर। होर्मुज लेटर की यह रिपोर्ट सामने आई है। तो आप देखिए होर्मुज कितना घातक और कैसा बारूदी हो गया है। कभी भी कोई भी अगर शिप वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो फिर उसका क्या हाल होता है, यह आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है, ईरान को लेकर ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना घुटनों पर लाई। आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी ने दावा किया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका को लेकर यह बयान दिया गया है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को मात दी है हमने। यह आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी बोल रहे हैं। ईरानी सुरक्षा बलों ने अमेरिका को पछाड़ा है। रक्षा तंत्र में फेर बदल के बाद खुला पत्र जारी किया गया। और वहीं आईआरजीसी कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी का जो बयान है वो आपको हमने दिखाया। और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने बनाई है नई सबमरीन। समंदर में उतारी है फतेह क्लास की सबमरीन। टॉर्पीडो से लैस सबमरीन बनाने का दावा ईरान की नेवी ने दिखाई है अपनी ताकत। जल जमीन आसमान में ईरान की ये जंगी तैयारी आप जरा देखिए तस्वीरों को और इसे आप समझिए। अगर आप डिकोड कर पाए तो आप समझ रहे होंगे कि ईरान ऐसा लग रहा है कि बातचीत करने के मूड में नहीं है बल्कि सैन्य टकराव के ही मूड में नजर आ रहा है, इसलिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान ने बढ़ाई अपनी मिसाइल पावर भी। बैलिस्टिक मिसाइलों का तेज कर दिया है ईरान ने प्रोडक्शन। सटीक मिसाइल हमलों की क्षमता को और बेहतर किया है ईरान ने। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने की नई रणनीति पर भी ईरान काम कर रहा है। अमेरिकी एक्स हैंडल द जियोपॉलिटिक्स का यह बड़ा दावा। तो ईरान ने बढ़ाई अपनी मिसाइल ताकत, मिसाइल पावर। खबर क्या आ रही है आप जरा समझिए ग्राफिक्स के जरिए। बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है ईरान ने। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में एडवांस सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। मिसाइल हमलों की एक्यूरेसी और मोबिलिटी पर काम किया जा रहा है। थर्ड, एयर डिफेंस को स्वार्म ड्रोन अटैक से नष्ट करने की जो रणनीति है इस पर भी काम किया जा रहा है। तो कैसे इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करना है वो आप देखिए। शाहिद 136, अबाबिल और मुहाजिर ड्रोन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। मिसाइल हमलों से बचने की क्षमता को और ज्यादा बेहतर किया जा रहा है। रिपोर्ट में इस बात का दावा था जियोपॉलिटिक्स के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने लगाई अमेरिकी हथियारों की प्रदर्शनी। जंग में तबाह इजरायली हथियारों की नुमाइश की जा रही है। ईरान ने दिखाया है तबाह F-15E का मलबा, MQ-9 रीपर और स्टारलिंक डिवाइस दिखाए हैं। द होर्मुज लेटर ने जारी किया है यह वीडियो। तो ईरान में अमेरिकी हथियारों की नुमाइश, जंग में तबाह अमेरिकी इजरायली हथियारों की प्रदर्शनी की जा रही है। ईरान की तरफ से जंग में 10 विमान समेत 171 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान ने दिखाया तबाह F-15E एयरक्राफ्ट का मलबा। MQ-9 रीपर ड्रोन बहुत ही शक्तिशाली है, इसको भी मार गिराया। हर्मेस 900 ड्रोन का मलबा भी ईरान ने दिखाया है। ईरान के अंदर से बरामद स्टारलिंक टर्मिनल की जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई। आईआरजीसी के अंडरग्राउंड एयर डिफेंस बेस में जमा सैकड़ों की संख्या में हथियार। द होर्मुज लेटर के हवाले से यह खबर आ रही है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर,
क्या आपको लग रहा है जानबूझकर ईरान की तरफ से ये किया गया ताकि वो बता सके पूरी दुनिया को कि क्या हाल, क्या हश्र 40 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका का किया ईरान ने अपने दम पर अकेले? देखिए, ईरान डिफेंड करता रहा। उसकी जो अटैक जो ज्योमेट्री रही है वो अधिकांश मिसाइल द्वारा रही है, और मिसाइल जब भी जाता है तो फट जाता है। तो मिसाइल इज अ वन वे टिकट। आप ऐसा समझिए, मैं हमेशा यही कहता हूं, एक बड़ा मिसाइल जो है एक सुखोई या रफाल समान है और वन टाइम यूज है जी। आप समझिए इस बात को। तो एक बार बटन दबाने से आप सोचिए एक रफाल या एक Su-30 खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए कितना मिसाइल इन्होंने दागा है। उसके विपरीत आप अमेरिका को देखिए, ये हवाई जहाज या फिर हर्मीज या इस तरह के रीयूजेबल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया है। अच्छा। तो वॉर में ये रीयूजेबल प्लेटफॉर्म का डिस्ट्रॉय होना लाजमी है। यू मे लूज। आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन एयरफोर्स लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 जहाज खोए हैं 71 की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान में। और लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में ही पाकिस्तान ने सिर्फ 4 या 5 जहाज खोए। लेकिन वही अगर मापदंड रहा तो वो जीते होते वॉर। लेकिन 71 की लड़ाई में हमने बांग्लादेश बना दिया ना। तो ये मापदंड नहीं है, लेकिन ये मापदंड जरूर है जो हमने पिछले खबर में चलाई थी। ये दुम दबा के डिएगो गार्सिया भाग गए, ये है मापदंड। बिल्कुल सर, और ये हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर, और देखिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हो, और खबर आपके सामने यमन से सऊदी हुती का विध्वंस। सऊदी के 2 जहाजों पर हमला किया गया है। मोखा पोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ है, और इन्हीं खबरों को अब एक एक करके आपको बता रहे हैं कि बड़ी खबर क्या है। सऊदी अरब के जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है। हूती के मिसाइल हमलों में 2 जहाज तबाह भी हुए। हूती विद्रोही ईरान के प्रॉक्सी एक्टिव हो गए। सऊदी से यमन के मोखा पोर्ट जा रहे थे जहाजों में सऊदी समर्थित फोर्स के लिए हथियार थे। द करंट रिपोर्ट का बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर, हूती के हमलों से दहल गया है यमन का मोखा पोर्ट। सऊदी समर्थित फोर्स पर 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है। यमन फोर्स के हथियार और वॉर बोट को नष्ट किया गया है। हमलों में यमन के कई सैनिकों की मौत। हूती के प्रवक्ता याहिया सारी का यह बड़ा दावा। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब के नजरान में हूती का हमला हुआ है। अरामको की ऑयल फैसिलिटी को दहलाया है। भीषण आग से फैसिलिटी के कई टैंक्स तबाह हुए हैं। हूती के सबा न्यूज का यह बड़ा दावा। सुनाकर सर एक बात बताइए, इससे पहले हालांकि हूती इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बीच तो हम थोड़ा विराम देख रहे हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों का इस तरह से एक्टिव होना, हमला करना, यह क्या किसी खास स्ट्रेटजी का हिस्सा ईरान की? देखिए, ये अनजान में कहो या जानबूझ के कहो, डिलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली, ये जो हुतीस का मसला है, ये जो फ्रंट है, ये उनका कुछ मतभेद है सऊदी अरेबिया के साथ, यमन का साथ जुड़ा हुआ है, और उनका कुछ है ये ईरान के साथ उनका एफिलिएशन या एफिनिटी जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है, जब उनका जो सुप्रीम लीडर का जो बॉडी को दफनाने जा रहे थे, उसका जो सेरेमनी हो रहा था, फ्यूनरल की जो रीति रिवाज के मुताबिक, तो ईरान ने एक जहाज भेजा था सना एयरपोर्ट में। वो उनके यमन के कुछ विलिंग पार्टिसिपेंट्स थे, विलिंग पार्टिसिपेंट्स आना चाह रहे थे। तो उसी दिन सऊदी अरेबिया फायरिंग किया था सना के ऊपर। एयरपोर्ट को मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक पूरा डिस्यूज स्टेटस में उसको पूरा एकदम नकारा कर दिया था। तो वो था एक टर्निंग पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट। उसी के जवाब में हुती जो है सऊदी अरेबिया, अरामको हो, उसके ऊपर फायरिंग दे धमाके करने लगे। तो ये एक नया फ्रंट खुल गया। तो सऊदी अरेबिया कहते रहा कि ईरान की तरफ से फायरिंग आ रहा है, कुर्दिश की तरफ से फायरिंग आ रहा है। वो इनकार करते रहे, लेकिन हम फायरिंग किए नहीं है इराक के मेनलैंड से। तो फायरिंग एक्चुअली आया था हुती से। तो ये जो फ्रंट खुल गया है, अभी हुती दे धमाके, याम्बू पोर्ट है
सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट रेड सी की तरफ है, इसके ऊपर लगातार पूरा उसका एकदम नाकारा कर चुके हैं। तो इसीलिए ये जो रेड सी और जो बबल मंदेब का जो चोक पॉइंट है, इसके ऊपर वो कब्जा स्ट्रेट ऑफ हरमुज की तकरीबन बराबर होने लगा है। तो ये जो फ्रंट खुला है, बिल्कुल सर, और क्या इसको हम ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं, ईरान ने वार्निंग दी ही थी कि जो हाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है वही बाब मंदेब का भी होने वाला है। तो क्या उसी तरफ ये हालात रुख कर रहे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, दक्षिण लेबनान में कोहराम मचा हुआ है। एक बार फिर से इजराइल के हमले की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मेस अल जबल, जी हां, दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों के बाद महाविध्वंस, आईडी विस्फोट में एक साथ सैकड़ों घर तबाह हुए। विस्फोट में जमींदोज हुआ है बड़ा रिहायशी इलाका। ये देखिए आप तस्वीरें, दक्षिणी लेबनान में तबाही का सबसे नया और बेहद ही खौफनाक, आप देखिए एक साथ कितने धमाके हुए। आईडीएफ ने जारी किया हमलों का यह वीडियो। और दक्षिणी लेबनान में इजराइल का प्रचंड हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान के 5 शहरों में एक साथ इजराइल ने कोहराम मचा दिया। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। मेस अल जबल में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो तबाह हुआ है। ये देखिए आप, हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट पर लेकर इस हमले को अंजाम दिया गया। रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी फायरिंग के बाद भी दहशत है। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी लेबनान के मरकाबा में जबरदस्त धमाका हुआ है। पहाड़ी इलाकों में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड बेस को टारगेट पर लिया गया। अली अल ताहिर की पहाड़ियों में कब्जे की कोशिश, ये देखिए आप। हिजबुल्लाह कभी नहीं करेगा सरेंडर, सिर्फ ताकत की भाषा समझता है इजराइल। यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने इजराइल को चेतावनी दी है। इजराइल को 2006 की जंग याद दिलाई है। ईरान के प्रेस टीवी का बहुत बड़ा दावा। तो हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने 2006 याद दिलाया और यह भी कह दिया कि कभी भी हिजबुल्लाह इजराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि अपनी ताकत से जवाब देगा। तो इजराइल को हिजबुल्लाह की वार्निंग, हिजबुल्लाह कभी भी नहीं करेगा सरेंडर, यह कह दिया है नईम कासिम ने। इजराइल को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने चेतावनी दी है और 2006 का जिक्र किया। 2006 में 33 दिनों की जंग की हार याद कर इजराइल, यह हिजबुल्लाह चीफ की तरफ से कहा गया। इजराइल से युद्ध अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। नईम कासिम यह बोल रहे हैं, इजराइल से लेबनान का समझौता संप्रभुता का सरेंडर है। जो लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता भी हुआ था इससे पहले, उसे संप्रभुता का सरेंडर बताया नईम कासिम ने। प्रेस टीवी और मेहर न्यूज के हवाले से ये जो खबर है सामने आ रही, ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर, ये स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, क्योंकि एक तरफ कुछ देर पहले हमने देखा था कि कैसे अमेरिका की मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान के बीच में एक समझौता हुआ था, लेकिन अब हिजबुल्लाह की तरफ से वार्निंग देना, 2006 का को याद दिलाना इजराइल को, क्या आपको नजर आ रहा है? क्या इसमें कोई खास रणनीति छुपी है क्या इस बयान के पीछे? देखिए, मुझे हंसी आती है ये बात जब सुनता हूं मैं, इनके बीच में सुलह होगा, फलाना ढिमकाना होगा। डेविड और गोलियत के टाइम से, आज से 2500 साल से इनकी आपस की रंजिश चलती आ रही है और अगले 2500 साल चलेगी। आप लिखित में ले लीजिए ये बात, क्योंकि ये आपस में सुलह हो नहीं सकता है। ये बिल्कुल आग और पानी की तरह, कभी इनके बीच में दोस्ती हो नहीं सकती है। हो सकता है चंद साल, 20 साल, 30 साल, या उससे ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 साल हो सकता है कभी पीस आ जाए इस क्षेत्र में। फिर से कोई ना कोई आएगा, फिर से कोई ना कोई इसमें कुछ इस पीस में खलल पैदा करेगा, फिर से अक्टूबर होगा, फिर से हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। ये आपस में दोस्त बन ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द क्वेश्चन करुणा जी। बिल्कुल, यानी कि ये जो अदावत है वो ऐसे ही चलती रहेगी, बरकरार रहेगी और हमले होते रहेंगे। बात अब हम कर रहे हैं रूस वर्सेस नेटो को लेकर। जी हां, अभी तो हमने बात की किस तरीके से जो होर्मुज पर कब्जे की जो जंग है वो तेज हो रही है, लेकिन रूस वर्सेस नेटो को लेकर क्या खबर है? रूस की सैन्य फैसिलिटी पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले का नया फेज क्या अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? जी हां,
रूस की सैन्य फैसिलिटी पर हमला, यूक्रेनी हमले का नया फेज। अभी तक हमने देखा ऊर्जा ठिकानों पर यूक्रेन हमला करा था, लेकिन अब जो मिलिट्री फैसिलिटी वहां पर हमले शुरू कर दिए गए। ब्रिटेन पर हाइब्रिड अटैक की चेतावनी भी दी गई है। रूस चीन से अलर्ट। तो क्या रूस और चीन मिलकर ब्रिटेन पर कोई हाइब्रिड हमला कर सकते हैं? बड़ी खबर आपको बताएं, ब्रिटेन पर हाइब्रिड अटैक की चेतावनी, रूस चीन से अलर्ट। बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में रूस का ड्रोन से हमला हुआ है। शाही ड्रोन से मिलिट्री बेस पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। यह देखिए आप, वेपन डिपो को निशाना बनाया गया है। तो एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि रूस की स्ट्रेटेजी में एक शिफ्ट आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया जा रहा था वो रूस के ऊर्जा ठिकानों पर, एनर्जी फैसिलिटी पर किया जा रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया है। खबर क्या है? ओडेसा, जो पोर्ट सिटी ओडेसा, यहां से ड्रोन अटैक का हैरान करने वाला वीडियो आपको दिखाते हैं। शाही ड्रोन का यूक्रेनी मेग 29 से पीछा किया गया। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे रूसी ड्रोन का पीछा किया गया। रूस के ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया और मिग 29 से यह पीछा। और एक और बड़ी खबर, नाटो देश में घुसा रूस का अटैक ड्रोन। यह रिपोर्ट के हवाले से खबर, यानी फिर से ऐसा हुआ है और ऐसी खबरें बार बार आ रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या स्ट्रेटेजी है रूस की, समझना होगा। रोमानिया में गिरा है रूस का ड्रोन। यूक्रेनी बॉर्डर से 5 किलोमीटर दूर यह ड्रोन गिरा है। रोमानिया के रडार सिस्टम में घुसपैठ, जो रडार सिस्टम है वो इस ड्रोन को रोकने में भी नाकाम रहा। ओपन सोर्स इंटेल की रिपोर्ट में इस बात का दावा। तो ब्रिटेन पर हाइब्रिड अटैक का खतरा, क्या खबर आ रही है, रिपोर्ट के हवाले से क्या कहा जा रहा है, यह भी आप जानिए। ब्रिटेन में बड़े साइबर अटैक की चेतावनी दी गई है। घर के ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्शन से आ सकता है सुरक्षा संकट। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ की डायरेक्टर एनी कीस्ट बटलर की यह चेतावनी। ब्रिटिश मीडिया एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से यह दावा है। तो ब्रिटेन में हाइब्रिड वॉर की चेतावनी, क्या खबर है? ब्रिटेन में बड़े साइबर अटैक की चेतावनी दी गई है। हाइब्रिड वॉर ब्रिटेन के घर से शुरू हो सकते हैं। घर के ब्रॉडबैंड और मोबाइल कनेक्शन से ब्रिटेन को बड़ा खतरा है। इंटेलिजेंस एजेंसी GCHQ की डायरेक्टर एनी कीस बटलर की चेतावनी। रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया से साइबर हमले का खतरा है। ब्रिटेन के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं दुश्मन देश। यह खबर है। सुधाकर सर, एक तरफ खबर यह आ रही है और बार बार हम देख रहे हैं कि जो रूस के ड्रोन है इस बार वो रोमानिया सीमा के अंदर है, एक और नेटो कंट्री के अंदर, और इससे पहले भी कई नेटो कंट्रीज में ऐसी घुसपैठ की जो खबर है वो सामने आई। और दूसरी तरफ खबर हाइब्रिड वॉर को लेकर आ रही है कि रूस और चीन मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको सर, कि बहुत जल्द हालात नेटो वर्सेस रूस के शुरू होने वाले? हाँ, बात बिल्कुल सही है, आप सही बात कह रहे हैं। देखिए, एक अंदाजन एक लेमैन को ये समझ में आएगा कि ये तो हमला करने जा रहे हैं यूरोप, लेकिन हाँ। ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। ये सारे अभी भी, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वो ट्रांजैक्शनल बिहेवियर वो दिखाते रहते हैं, लेकिन अभी भी नाटो का जो अलायंस है, जो चंद क्लॉजेस, उनका जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके मुताबिक अगर ये हाइब्रिड अटैक या कन्वेंशनल अटैक कोई भी नाटो के देश के ऊपर करते हैं और वो साबित हो जाता है, हाँ। तो उनका क्लॉज 5 जो आर्टिकल 5 के मुताबिक उसके तहत इसको माना जाएगा कि पूरे नाटो के जितने 32 मेंबर है सबके ऊपर हमला हो रहा है। तो इसलिए उस क्लॉज के मुताबिक ये 32 के 32 उनका एक ड्यूटी बन जाता है उसको किस तरफ वो रिटेलिएट करे। तो वो रिटेलिएशन नहीं चाहेगा अभी इस समय रशिया, तो इसीलिए फूक फूक के कदम रखेगा। अगर करेगा तो वो आप चाइनीज कॉन्सेप्ट कहते हैं 36 स्ट्रेटेजिम, यानी कि जैसे वो पैक ऑफ कार्ड्स होता है, सो सबसे पहला कार्ड को वो गिरा देते हैं फूक मार के, और 36वां जो 36 कार्ड है वो जाके दुश्मन के ऊपर टक्कर खाता है। तो दुश्मन यही सोचेगा ये 36 कार्ड ने हमला किया है। तो ऐसा चाल चला सकते हैं जिससे डिनाइबिलिटी उनका बरकरार रहे और वो सामने उनको एक अटैकर या एग्रेसर की तरफ माना ना जाए। हाँ। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू आप जो कह रहे हैं, ऑलरेडी रशिया का और चाइना का मोल्स ऑलरेडी घुसे हुए हैं। मैं खुद यूरोप में घूम के आया हूँ, मेरा जितना बातचीत हुई है लोगों से, उनसे अंदाज मेरा ऐसा है
कि बिल्कुल सर, ये यानी हमला कुल मिलाकर करेगा जो ना रूस की स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत सीमित था, वक्त बहुत कम था, पूरी माफी के साथ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। सर आप दोनों का, सुधाकर सर और विनोद ऑगस्टिन सर, आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है, समारा में मिलिट्री फैसिलिटी पर हमला हुआ है, आरकेसी रॉकेट प्लांट पर हमला किया गया है, फ्लैमिंगो मिसाइल से टारगेटेड अटैक किया गया, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, रूस पर नए हमले की तैयारी में है यूक्रेन, डीप स्ट्राइक कैंपेन के नए फेज की शुरुआत की गई है। ट्रंप प्रशासन को यूक्रेन ने सौंपा है मेमोरेंडम, हमले की तीव्रता बढ़ाने की तैयारी में है यूक्रेन। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इंडोनेशिया में भूकंप से भारी तबाही मची है। इंडोनेशिया में भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट। इंडोनेशिया के गुंजनी प्रांत में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इंडोनेशिया में भूकंप से काफी है धरती। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 6 तीव्रता के कई आफ्टर शॉक्स भी आए। भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हुई है, ये देखिए आप, कितना खौफनाक मंजर, इमारतें गिरती हुई नजर आ रही, कैमरे में ये सब कुछ कैप्चर हुआ है। इंडोनेशिया से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, भूकंप के दौरान जान बचाकर भागते नजर आए लोग। भूकंप से 20 लोगों की मौत की खबर है अभी तक, कई लोग घायल हुए हैं। और वह इंडोनेशिया के फ्लोरेस में भूकंप के बाद दहशत, भूकंप से सड़कों में दरारें नजर आई हैं, धरती कांपने से सैकड़ों इमारतें जमींदोज हुई हैं। भूकंप के बीच सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं लोग। कोलंबियाई जियोलॉजिकल सर्विस की रिपोर्ट। तो देखिए इंडोनेशिया में भूकंप के बाद जो धरती है वो हिली है। तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, कई लोगों की मौत हो गई है,